हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023, we are bringing for you the economy module, and this is brought to you by me Siddharth Kumar, faculty and mentor at prep IAS. एंड देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, लेट मी जस्ट टेल यू द जनरल अप्रोच अगर आप ये क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो तो। इफ यू आर फॉलोइंग दिस क्रैश कोर्स, आई वुड से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो लेक्चर्स हैं के साथ साथ जो ये नोट्स हैं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ क्लास पीपीटीज या जो लेक्चर पीपीटीज है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। राइट, आप इनको फॉलो करिए, इनको अपना प्राइमरी सोर्स बनाइए। इसके साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसके लिए हम जो है मैराथन वीडियोस लाएंगे जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। फॉलो दैट। और उसके साथ साथ फॉर पीवाईक्यूज वी आर ब्रिंगिंग आउट वीडियोस ऑफ सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज फॉर प्रीलिम्स। सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के वीडियो ला रहे हैं। वॉच देम एंड लर्न फ्रॉम देम। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये तीन चीजें जो हम इस एज अ पार्ट ऑफ अवर क्रैश कोर्स करा रहे हैं, अगर ये तीन चीजें आप अच्छे से सिस्टमैटिक वे में फॉलो कर लेते हो, आपका मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023 इंक्रीजेस सब्सटेंशियली। इसके साथ साथ ये सब तो आप पढ़ के समझ लोगे, बट जो पढ़ के समझा है उसको टेस्ट भी करना होता है। तो उसके लिए प्लीज गिव साइमल्टेनियसली ये मॉक टेस्ट। अगर अभी तक नहीं भी दिया तो भी नाउ इज ऑल्सो द राइट टाइम टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। तो प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। ओके, सो ये तो थी जनरल अप्रोच। नाउ what will be the plan for next 15 to 20 days for our economy module for prelims CSE 2023? देखिए, इसमें आई एम टेलिंग यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। और जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ज्यादा क्वेश्चन माइक्रो से नहीं आए, बट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चन आए। माइक्रो से एक दो क्वेश्चन आए, दैट वी विल बी डूइंग। हम लोग कोशिश ये भी रखेंगे कि साइमल्टेनियसली जो टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते जाए। फिर नेशनल इनकम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीडीपी वगैरह, जीएनपी जो आता है, और क्या जो है रिलेटेड चीजें होती हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, वो सब पढ़ेंगे। राइट, साथ में फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें हम बहुत सारी दूसरी चीजें पढ़ेंगे रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल जो है एक या दो क्वेश्चन आपको इनवेरिएबली इस टॉपिक से मिलेगा, और बहुत छोटा और इजी टॉपिक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत छोटा और इजी टॉपिक है कवर करने के लिए। दिस विल बी कवरिंग मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर साल दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस वी विल बी कवरिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको भी हम कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे अपना फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंक्स तो जो है हमने एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले कर लिया, बट बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एनबीएफसीज, डीएफआईज, वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ में हमारे फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स वगैरह यूज होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ये सब जो है यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे। राइट, सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, राइट, रिगार्डिंग इट्स बजट एंड देन टैक्सेशन, ये सब हम जो है यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगेन फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहां से हम देखते हैं ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके साथ फिर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक। क्या चीजें पढ़ेंगे? जनरल इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, व्हाट आर इट्स की फीचर्स, राइट, क्या जो है एम्प्लॉयमेंट में शेयर है डिफरेंट सेक्टर्स का, क्या जो है आपका जो है जीडीपी में शेयर है, और क्या जो है फीचर्स है हमारी इकोनॉमी के जनरल, वो जानेंगे। साथ में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, राइट, सो कैसे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग रही है बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रीफली क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सारे 5 ईयर प्लान्स को हम एक ब्रीफ मैनर में देखेंगे, सो दैट हमने देखा है पास्ट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं कि किस 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट था या क्या यूनिक चीज की गई थी उस 5 ईयर प्लान में। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में। एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक प्लानिंग स्पेशली पोस्ट 2014 नीति आयोग के बारे में, और उसने किस टाइप के इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो भी हम कवर करेंगे।
इसके अलावा वी विल बी कवरिंग अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं इनवेरिएबली क्वेश्चंस आते हैं, राइट। साथ में इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के बारे में भी ब्रीफली देखेंगे, व्हाट आर द की फीचर्स, की पॉलिसीज एंड स्कीम्स रिगार्डिंग दैट। इसके बाद हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक इश्यूज से। तो जो भी हमारे इकोनॉमी के मेजर इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और भी इसके अलावा अदर इश्यूज जो भी है, वी विल बी कवरिंग ऑल दैट हियर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रॉम टॉपिक नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक पढ़ेंगे, और बिफोर टॉपिक नंबर 11 1 to 10 जो है हम जनरल कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो करंट अफेयर्स का आपका एस्पेक्ट है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दैट ऑल्सो आई विल बी कवरिंग। एंड अगेन देखो यहाँ पे बजट इकोनॉमिक सर्वे हम जो है जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। यानी इसका ये मतलब है कि जब हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको यूपीएससी के ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन्हीं को पढ़ेंगे तो कम टाइम में, और यूपीएससी के रेलेवेंट पढ़ेंगे। इसके बाद लास्टली कुछ चीजें रैंडम होती हैं जो ऐसे छूट जाती हैं, राइट, मे बी सम टॉपिक्स, सम डाउट्स यू हैव सम टॉपिक्स, तो वो सारी चीजें हम मिसलेनियस टॉपिक्स में करेंगे। तो ओवरऑल वी हैव अराउंड 15 टॉपिक्स, राइट। ये जो 15 टॉपिक है हमारी कोशिश होगी टू कवर इट इन 25 to 30 लेक्चर्स, जहाँ पे हर लेक्चर आपका 45 मिनट टू 1 आवर के अराउंड का होगा। तो लेक्चर्स छोटे रखे गए हैं स्पेशली क्योंकि जानते हैं हम लोग रिकॉर्डेड में ज्यादा लंबा टाइम स्पान अटेंशन नहीं होता, और छोटे लेक्चर्स आप कहीं भी ऑन द गो देख सकते हो इजीली, ओके। तो इट विल ऑल्सो, जिन लोगों ने कवर कर रखा है ऑलरेडी कहीं से, ट्रस्ट मी दिस विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट इन द सेंस कि आपका रिविजन करवाएगा, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब हम कवर करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि कोई एक टॉपिक में 2 लेक्चर लग जाए, और किसी एक टॉपिक को जो है 2 टॉपिक एक लेक्चर में ही हो जाए, राइट। दिस कैन वेरी वेल हैपन। तो ये डिपेंड करता है बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग इट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करें कि कितने टाइम में। बट ओवरऑल अगर हम देखें, और आप लोग भी चाहे तो देख सकते हो जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड यू शुड, कि ये जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो यू आर कवरिंग मोर देन 90%, more than 90% syllabus फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का 90% से ज्यादा सिलेबस जो है पोर्शन आप कवर कर लेते हो। तो इकोनॉमी आपका, अगर आप ये लेक्चर्स फॉलो करते हो, करंट अफेयर्स मैराथन फॉलो करते हो, और जो पीवाईक्यू यहाँ पे भी मैं कराऊंगा टॉपिक्स के साथ में, और एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा जिसमें सारे पीवाईक्यूज जो है टॉपिक वाइज अलग से एक साथ एक वीडियो में कराए जाएंगे। वो अगर ये दोनों फॉलो कर लोगे और उनसे सीखोगे पीवाईक्यू से, trust me, your coverage and number of repetitions of each topic which would be a lot, काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। और फिर अगर आप इस पे मॉक टेस्ट दे देते हो तो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स सॉर्टेड है, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। तो पहले हम शुरू करते हैं बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एंड बिफोर इवन वी स्टार्ट दिस, लेट्स डिस्कस कि इकोनॉमी होता क्या है। सी अगेन प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यस जनरली एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार होता क्या है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम आइसोलेटेड वे में पढ़े, राइट। आप आइसोलेटेड वे में कोई चीज पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, कुछ उसका रेलेवेंट सिग्निफिकेंस होता है, उसके आगे पीछे कुछ चीजें होती हैं। अगर हम उन चीजों को नहीं समझते हैं तो हमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो जनरली अगर हम समझे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या है, तो देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बेसिकली जिसका पूरा पर्पस ये है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो वांट्स हैं या नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, राइट। ह्यूमंस की वांट्स और नीड्स अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, राइट। तो किस तरीके से हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट पॉसिबल वे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी वांट्स हम सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमंस की, राइट। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही पूरा जो है आपका इकोनॉमिक्स का जो है फील्ड आया है, राइट। और इसमें दो एस्पेक्ट्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आगे हम माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस देखेंगे भी। माइक्रो बेसिकली फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे, राइट, कि एट इंडिविजुअल लेवल, एट बॉटम अप लेवल, कि क्या जो है एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है, किस बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है,
regarding usage of resources, regarding production of goods and services. Now यहाँ पे जब मैं individual बोलता हूँ, so don't think it only means individual person, it would mean an individual company, right? कोई individual जो है economic organization, it can mean that also. Okay, तो यहाँ पे आइडिया सिंपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक अकेली कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी, या एक इंडिविजुअल पर्सन, या कोई छोटी मोटी दुकान अपनी रन कर रहा है, या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, कोई भी एट इंडिविजुअल लेवल जो है किस तरीके से डिसीजन लेता है, हाउ दैट पर्सन मेक्स डिसीजन टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, एंड हाउ he can make better decisions टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, यानी अपनी जो है वांट्स ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने के लिए वो बेटर वे में कैसे डिसीजन ले सकता है, राइट? दिस इज व्हाट वी रीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमंस की बहुत सारी वांट्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, नीड्स होती है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ वांट्स, डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ ह्यूमन, राइट? और यही वांट्स, डिजायर्स, नीड्स जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। नाउ सी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि जब लोग डिमांड की बात करते हैं तो हियर लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज इट टू बी दैट इफ अ पर्सन वांट्स समथिंग दैट मींस ही इज डिमांडिंग दैट थिंग। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। द डिमांड मींस द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, so what amount of commodity any individual is willing, तो willingness portion मतलब कि उसको उस चीज की जरूरत है, वांट है, नीड है, डिजायर है, राइट? बट साथ में विलिंग के साथ साथ एबल भी होना चाहिए। he should also be able, able मतलब he should have the परचेजिंग पावर, यानी उसके पास उस चीज को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। ही शुड हैव दी परचेजिंग पावर टू बाय अ दैट कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एंड अगेन किसी भी प्राइस पे नहीं, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो इस प्राइस पे कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कोई पर्सन विलिंग है खरीदने के लिए और एबल है खरीदने के लिए, राइट? ड्यूरिंग अ गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डिमांड we mean desire for commodity backed by purchasing power and the willingness to spend, ठीक है, and that too at a particular price, so random नहीं होता। see, demand is always in relation to a price, okay, कि इस प्राइस पे कोई पर्सन कितना क्वांटिटी ऑफ गुड जो है खरीदने के लिए डिमांड कर रहा है, नीड है उसकी, या वांट है, या डिजायर है, और उसके पास उस क्वांटिटी ऑफ गुड को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी है या पैसे भी है, ठीक है। So remember this, this is important point. So is demand is not simply a measure of how much consumers want or desire a particular good, right? It is not simply कि क्या desire है, desire के साथ साथ it should be backed by purchasing power. Okay, so this is first concept. So ये concept कैसे आया? हमारे इस चीज से आया concept demand का। Now ये जो demand है, हर एक प्राइस पे अलग अलग डिमांड होती है, राइट? तो ऑन व्हाट फैक्टर्स ऐसे जो है डिमांड है। नाउ यहाँ पे इससे पहले बिफोर आई टेल यू द फैक्टर्स, लेट मी टेल यू इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। देखो, इंडिविजुअल डिमांड होता है कि से कोई गुड है, मे बी वीट है, उसके लिए पर्सन एक्स है, वो जो है 10 रुपीज पर के जी पे, इफ द प्राइस ऑफ द वीट इज 10 रुपीज पर के जी, उस पे वो 10 kg डिमांड करता है। वाई है, उसका जो है वाई डिमांड्स say 20 kgs at this price. So market demand is basically total demand of wheat. So पूरे मार्केट में बस अगर दो ही लोग wheat खरीदने वाले हैं तो total demand of wheat becomes 30 kg. So market demand बन गई 30 kg at a price of 10 rupees per kg. ठीक है, so जब भी हम डिमांड की बात करते हैं हम एक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करके बात करते हैं, रैंडमली नहीं बात करते। तो दिस इज मार्केट डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड जो है ये हो गई। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, यानी ये जो डिमांड है ये ऑब्वियसली फिक्स नहीं रहेगी, बढ़ेगी, कम होगी, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दिस डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज? तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी से हमें मिलता है लॉ ऑफ डिमांड कि कमोडिटी का प्राइस कम या ज्यादा होगा तो डिमांड भी कम या ज्यादा होगी। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो इट इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड एंड सर्विस। और इसमें क्या बोला गया है कि ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ये अदर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है? ये वाले फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कांस्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स हमारे चेंज नहीं हो रहे। इफ ऑल दिस फैक्टर्स डू नॉट चेंज, और अगर हम सिर्फ प्राइस को वेरी करें, तो इस केस में व्हाट डज दिस से लॉ ऑफ डिमांड,
that quantity or service demanded by consumers will decrease as price of the good or service increase and vice versa. यानी अगर this is price and this is डिमांड, अगर ये प्राइस है और ये जो है आपकी डिमांड है, तो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड जो है इंक्रीज होती है। और इसी के लिए अगर इसको हम जो है ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज योर प्राइस एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है गुड का, और यहाँ पे जो है हमारा क्वांटिटी demanded, okay, और लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर व्हीट। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसका कर्व थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा, दैट इज इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। और ये जो होता है, ये दिस इज आवर दिस रिलेशनशिप, दिस कर्व डिपिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded of a good, say here wheat, is known as what it is known as, it is known as demand curve, ठीक है, ये आपका जो है डिमांड कर्व है, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। नाउ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड, और देखो जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते वक्त हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ऐसा क्यों, व्हाई व्हाई डज दिस हैपन, कि भाई प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होता है, ऐसा क्यों होता है, राइट, what are the reasons, what are the factors behind it? So if we want to know, so there are some specific reasons की demand ऐसे क्यों change होती है in relation to price. What are those reasons? So reasons behind law of demand, first is law of diminishing marginal utility. सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ना यहाँ पे सी देखो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि जो 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, काफी डिटेल में दे रखा है। बट द फैक्ट इज अगर आप हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, 2018 में लास्ट एक क्वेश्चन आया था, बहुत कम क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन आया था वो भी डिमांड पे ही आया था, वो अभी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन वाज आल्सो ऑन डिमांड इटसेल्फ, राइट। तो इतना ज्यादा डिटेल्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन नहीं आए, जो भी आए सिंपल आए, इसलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, और जितना रिक्वायरमेंट हमारे लिए है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अहेड, राइट। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो आप पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कि माइक्रो और मैक्रो जो है टोटली सेग्रीगेटेड है, कुछ चीजें जो है दोनों में सेम है, राइट, सेम है या रिलेटेड है, तो वो चीज अगर मैक्रो की समझनी है तो आपको माइक्रो की चीजें समझनी होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, सो हमने क्या बोला, वी सेड दैट इन इकोनॉमिक्स वी वांट समथिंग, हमें कोई चीज चाहिए होती है, व्हाई, और वो चीज अगर हमें मिलती है तो हमें उससे मिलती है सेटिस्फैक्शन। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में बोला गया है कि सेटिस्फैक्शन को अगर हम मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, तो उसको हम यूटिल्स में, यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज कि जैसे जैसे एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ गुड, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन that you get from that good keeps on decreasing, right? So as you consume more of a good, right, जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे एक गुड का, तो उसका उससे जो सेटिस्फैक्शन है आपको, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी उससे डिक्रीज होगी। नाउ एक चीज अब आप देखो, कोई चीज जो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी आप उसके लिए ज्यादा पैसे दोगे, और कोई चीज जो आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रही है उसके लिए आप कम दोगे। तो जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है, यानी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, मतलब डिमांड लेके ज्यादा क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो है जैसे जैसे एडिशनल क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कम मिलती है, और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो उसके लिए जो प्राइस है, जो दाम वो देगा वो कम देगा। So if we could relate, that more the demand, more ज्यादा डिमांड कर रहा है कंज्यूमर एक गुड को, तो और कंज्यूम कर रहा है, इतना ज्यादा एडिशनल यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, उतना उसका सेटिस्फैक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। और जो है सेटिस्फैक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए वो ज्यादा पैसे देगा, कम सेटिस्फैक्शन के लिए कम पैसे देगा। यू कैन टेक दिस एज कि बनाना है,
राइट। अगर आप एक बनाना खाओगे, मान लो आप बहुत ज्यादा आपको भूख लगी हुई है, राइट, यू आर वेरी हंग्री, तो एक बनाना आपको खाना है। अब आप, मेरे पास 3 बनानाज हैं, आई हैव 3 बनानाज, यू वांट टू ईट 1 बनाना, राइट। और अगर मैं आपकी भूख को मेजर करूं तो यू नो मान लो आपको जो है पहला बनाना से जो है सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जो फर्स्ट बनाना है, राइट, फर्स्ट बनाना है, मैं आपको 10 रुपए में बेच सकता हूँ और आप खरीद लो क्योंकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड बनाना है, अब थोड़ी सी भूख कम हो गई बट स्टिल यू हैव सम अमाउंट, ओके, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है, राइट। सो अगेन सेकंड बनाना में आप उसके लिए 10 रुपए देने को रेडी नहीं रहोगे, आप बोलोगे कि यार नहीं, मेरे को बोलोगे नहीं तो मैं कोई नहीं, मैं इतना 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 जो हंगर है मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मैं जब ये देखूंगा मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, 8 रुपीज में ले लो, ठीक है। तो सेकंड बनाना 8, थर्ड में आपको बहुत कम है, आप बोलोगे छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे पास अब एक्स्ट्रा बनाना, मैं क्या करूंगा उसका, मैं कहूंगा कि चलो यार 4 रुपए में ही ले लो, राइट। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, ठीक है। इस तरीके से पहला रीजन ये है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट एज अ कंज्यूमर डिमांड्स एंड कंज्यूम्स more of a good, the amount of satisfaction that he gets from consuming additional unit of that good keeps on decreasing, and if satisfaction keeps on decreasing, the amount of price he is willing to pay for that good also decreases because satisfaction is decreasing, ठीक है। तो ये जो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। एंड अगेन देखो, हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको किसी चीज में कहीं पे कोई डाउट या कंफ्यूजन हो, तो अगर कोई भी डाउट और कंफ्यूजन इफ यू हैव तो उसके लिए 2-3 एवेन्यूज हैं। एक पहला एवेन्यू क्या है कि भाई कमेंट्स में पूछ लो। दूसरा एवेन्यू है, आई विल बी शेयरिंग माय टेलीग्राम चैनल विथ यू। तो मेरा टेलीग्राम चैनल, आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल फॉर दिस, जहाँ पे आप अपने जो है इकोनॉमी रिलेटेड डाउट्स डाल सकते हो और जनरल प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स भी डाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट बट टू आंसर ऑल दोज डाउट्स। कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दोज डाउट्स, ठीक है। तो ये 2 एवेन्यूज हैं आपके पास अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड इज योर इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि एज द प्राइस ऑफ ए गुड, जैसे किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप जो है डिमांड अपनी कम कर देते हैं। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, व्हाई? बिकॉज इनकम इफेक्ट, जो आपकी इनकम है वो फिक्स है, योर इनकम इज फिक्स। रिमेंबर, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या कहा था, ये जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये कांस्टेंट है, राइट। इफ दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, then in that case, if price of a good increases, purchasing power decreases, and if your purchasing power decreases, just a second, if your purchasing power decreases, automatically you will, obviously आपके पास पैसा नहीं तो आप कम खरीदोगे, ठीक है। this is the income effect, okay, let me write it more better way here so that it becomes a part of your note, ठीक है। एंड अगेन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सी, क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं कॉन्सेप्चुअल टाइप की चीजों पे है, ठीक है। जो ऐसा नहीं पूछेंगे डिमांड कम हुआ ज्यादा हुआ, ये नहीं, ठीक है। डिमांड पे आया है एक क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड पे, राइट, और एक क्वेश्चन दूसरा भी आया है फैक्टर्स पे, एंड इस पे भी पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई हम इसको, क्योंकि पास्ट में देखो इसी तरीके से हम पीवाईक्यू से सीखते हैं। पास्ट में हम देखा लॉ ऑफ डिमांड पे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आए, राइट। और जब हमने ये देख लिया, एक बार जनरल प्राइस कोरिलेशन में आया था और एक बार अदर फैक्टर्स में आया था, तो इट इज वेरी लॉजिकल कि अब यूपीएससी पॉसिबिलिटी है कि पूछ सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों चलता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू बेसिकली लर्न फ्रॉम पीवाईक्यूज, ओके। तो इनकम इफेक्ट अगर मैं लिखूं, इफ आई राइट डाउन इनकम इफेक्ट, तो इनकम इफेक्ट मींस इफ प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ गया, नाउ सी, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू द रीजन, if price of a good increases, then the purchasing power of a individual decreases, क्योंकि उसकी इनकम फिक्स्ड है, भाई इनकम आपकी फिक्स्ड है। लेट मी जस्ट, और यू कुड ऑल्सो प्लीज डू नोट इट डाउन, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लेना। तो इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, यानी आप खुद सोचो, तो इंडिविजुअल की डिमांड जो है कम हो जाती है, ठीक है। आप खुद सोचो कि अगर जो है मान लो
थिंक अबाउट इट कि मान लो आपके पास 10 रुपए हैं। आपकी आपकी जो इनकम मान लो अज्यूम कर लो किसी की इनकम 10 रुपए है। अभी 10 रुपए में वो जो है से एक बनाना 2 रुपए का है, 5 बनाना खरीद सकता है, राइट। अब ऑल ऑफ अ सडन बनाना की कॉस्ट जो है 2.5 रुपीज हो जाती है, तो सेम 10 रुपए में वो कितने 4 बनाना खरीद पाएगा। ठीक है, तो अगर एक पर्सन अपने बजट में से 10 रुपए बनाने के लिए रखता है, तो पहले 10 रुपए में 5 खरीद सकता था। अगर बनाना का प्राइस 2 रुपीज है, अगर बनाना का प्राइस 2 रुपीज से 2.5 रुपीज हो जाता है, तो 4 बनाना खरीद सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली डिमांड जो है आपकी कम होती है। दिस इज हाउ योर डिमांड goes down because of increase in price due to the income effect। ठीक है, एक हो जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सिंपल, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मींस दैट बेसिकली बहुत सारे दूसरे गुड्स भी होते हैं, राइट, जो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मान लो बनाना का प्राइस जो है अगर बढ़ा, तो बनाना का अल्टरनेट चीकू है। तो अगर दोनों आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेट्स से हियर एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी, राइट। सो टी एंड कॉफी, सो अगर आपका टी जो है 100 रुपीज का, लेट्स अज्यूम दैट, और इवन बेटर वुड बी सब्सटीट्यूट इफेक्ट को समझने के लिए, कोको कोला एंड पेप्सी। अब आपको जो है क्रेविंग हुई, यू गॉट द क्रेविंग ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, आपको क्रेविंग हुई सॉफ्ट ड्रिंक की। ठीक है, अब आपके जेब में है 10 रुपए, और नॉर्मली यू प्रेफर कोको कोला, तो 10 रुपए की कोको कोला है, 10 रुपए की पेप्सी है। ठीक है, दिस इज आवर सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, दिस इज द मेन गुड। ठीक है, तो आप हमेशा कोको कोला पीते हो। ठीक है, आपकी जेब में 10 रुपए है। नाउ कल क्या हुआ कि कल आप गए जो लोकल शॉप पे था, और आपके पास 10 रुपए ही हैं, बट कोको कोला 11 रुपए की हो। अब आपकी क्रेविंग तो है, तो उस टाइम पे क्योंकि सिंस दे आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि आप चलो कोको कोला नहीं तो पेप्सी से काम चला सकते हो, आप पेप्सी खरीद लोगे। तो हुआ क्या, जो आपकी डिमांड थी कोको कोला की एक डिमांड आपकी कम हो गई, और आपने उसकी जगह पेप्सी खरीद लिया। तो दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ओके, तो ये आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन, कि व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन कि भाई क्यों। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से भी अगर प्राइस बढ़ता है, तो लोग जो है डिमांड जो है जिस गुड का प्राइस बढ़ा है उसकी कम करके कोई उसका जो सस्ता सब्सटीट्यूट, जो दूसरा सब्सटीट्यूट है, उस पे स्विच ऑन कर जाते हैं। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, राइट। तो जो आपके नंबर ऑफ बायर्स है, अगर उनमें चेंज होता है, राइट, सो उनमें चेंज कैसे होगा, क्यों होगा। से मान लो, जैसे मैंने कहा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी आपने देखा ना, बायर एक कम हो गया। से प्राइस है, अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उस प्राइस पे, वो डिमांड वो नहीं करेंगे, राइट। सो बायर्स विल रिड्यूस। और मान लो प्राइस घट गया, जैसे एग्जाम्पल लो आईफोन का, राइट। आईफोन का अगर मान लो आईफोन वगैरह ये सब जो है, जैसे अगर हम स्मार्टफोन्स का ही एग्जाम्पल ले, तो स्मार्टफोन्स अगर आप 15-20 साल पहले देखो, दे वर वेरी एक्सपेंसिव। लोग फीचर फोन खरीदते थे, कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदता था, राइट। तो अगर हम अगर आपको एग्जाम्पल से ही समझना है, तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट, तो बायर कम हुए तो डिमांड गोज डाउन, एयर डिमांड गोज अप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्राइस से रहता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल ले फीचर फोन, तो यहाँ पे इनिशियली मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको आ सकते हैं। तो एंड द गुड थिंग इज, अगर आप ये समझ गए तो बार बार इसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। और स्मार्टफोन, अब अगर आप 15 साल पहले देखो, बिकॉज 15 ईयर्स पहले देखो, तो स्मार्टफोन्स वर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो लोग हाई डिमांड थी फीचर फोन की, और स्मार्टफोन की जो है लो डिमांड थी, और इसकी हाई डिमांड थी। बट हुआ क्या, टुडे स्मार्टफोन्स आर वेरी चीप, बहुत सस्ते, बहुत प्राइस जो है इसका बहुत ड्रॉप हो गया, और इसका प्राइस पे ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई किसी को उसका प्राइस हमारे कोई चेंज वेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर ड्रॉप भी हो गया तो भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बट स्मार्टफोन का प्राइस क्योंकि बहुत ड्रॉप हुआ है, लोगों ने फीचर फोन से छोड़ के स्मार्टफोन जो रेडमी वगैरह आप देख रहे हो वो खरीदने शुरू कर दिए, बायर बढ़ गए, स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, एंड यस, रिस्ट्रिक्टिंग यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो जैसे बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जो बहुत सारी जगहों पे यूज की जाती है। ठीक है, काफी जो है ऐसे भी यूजेस होते हैं जो कंपलसरी एसेंशियल यूजेस नहीं है। तो मान लो अगर कोई चीज बहुत महंगी हो गई,
तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट कर देंगे टूवर्ड्स ओनली एसेंशियल थिंग्स, और अननेसेसरी चीजों में उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक एग्जांपल से पेट्रोल, तो अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो आप जो है पर्सनल व्हीकल को ड्राइव करके जो है आप सोचोगे कि चलो यार ऑफिस में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ, गाड़ी से नहीं जाता क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो पेट्रोल का कंजम्पशन आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे अगर पेट्रोल ज्यादा महंगा हो जाता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके पेट्रोल का कंजम्पशन जो है कम करने की कोशिश करोगे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है। तो अगेन इससे क्या हुआ, पेट्रोल की डिमांड जो है कम हो गई। तो दीज आर दी 5 reasons, mainly, and these are all the reasons because of which your law of demand जो है आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट करता है कि भाई जैसे प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड कम हो, और जैसे जो है आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। so this is what happens. So quantity demanded, service demanded will decrease as price increase. Okay, अगर price increase तो quantity demanded decrease, और price decrease तो quantity demanded increase। okay? एंड इनफैक्ट उल्टा भी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज तो जो है अगेन इट इज रिलेशन मेन जो है प्राइस से है, याद रखना, ठीक है। तो प्राइस से, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है, दैट वुड सफाइस फॉर यू। ठीक है, तो नाउ ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अब दूसरे क्या फैक्टर्स है, लेट्स गो थ्रू दी अदर फैक्टर्स। तो व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स? तो अदर फैक्टर्स में आपका हो जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट तो हमने देख ही लिया, टी एंड कॉफी, राइट, और कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे अगर सब्सटीट्यूट गुड की बात करें हम, जैसे फॉर इंस्टेंस, तो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। जैसे हमारा कोला एंड पेप्सी, राइट। और यहाँ पे हमने देखा है, जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी देखा था हमने, दैट थिंग हैपेंस हियर। बट देखो वहां पे जब हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में देखा, तो वहां ये जो कर्व है, इसमें जो ओरिजिनल कमोडिटी है, जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हम बात कर रहे थे, तो जो मेन कमोडिटी है उसका प्राइस चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे जो हमारी मेन कमोडिटी है उसका प्राइस नहीं चेंज हो रहा। वहां पे हमारी मेन कमोडिटी कोको कोला थी, उसका प्राइस चेंज हो, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पेप्सी का प्राइस चेंज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस है। और जो इसका प्राइस चेंज होगा तो वहां मूवमेंट जो होता, जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में मूवमेंट हो रहा था, वो ग्राफ में ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट होता, इधर लाइक दिस, इस पॉइंट से या तो ऊपर जाता या इस पॉइंट से नीचे जाता प्राइस, ठीक है। और डिमांड ऐसे ऐसे वेरी करती है। बट यहाँ पे कैसे होगा, पेप्सी कोको कोला का प्राइस चेंज होने से, कि ग्राफ ऐसा है मान लो, और कोको कोला हमारा जो है मेन गुड है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसका सब्सटीट्यूट पेप्सी है। तो अगर पेप्सी का जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो अगर सब्सटीट्यूट की गुड की बात करें, तो अगर मान लो पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, तो उस केस में जो है हमारे क्या होता है, ये जो कर्व पूरा है ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है, राइट। ये चीज होती है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये पूरा कर्व यहाँ पे जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। याद रखना, क्योंकि इट मींस दैट एट एवरी प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट, ठीक है। और अगर मान लो पेप्सी का प्राइस डाउन जाता है, राइट, इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड गोज डाउन, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड, अगर ये है, तो ये जो है पूरा का पूरा इधर मूव करता है, ठीक है। तो ये जो है प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी जो है आपका अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा, तो कोको कोला की ओवरऑल डिमांड जो है एट एवरी प्राइस लेवल कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यू रिमेंबर दिस रिलेशन। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू हियर। नो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। और याद रखना यहाँ हम बात कर रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस की, ओके। कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, ठीक है। ये चीज याद रखना। So we can write it as, if price of substitute good क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड जो है हमारा जो है जस्ट सेकंड इंक्रीज होता है, तो जो है आपका जो है डिमांड ऑफ द मेन गुड, जो मेन जिसकी बात कर, डिमांड ऑफ द मेन गुड, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो डिमांड ऑफ मेन गुड क्या होती है, इंक्रीज। और अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड जो है डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड ऑफ मेन गुड क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। दिस रिलेशन प्लीज
ये रिलेशन प्लीज इन, इज द रिलेशन, तो याद रखना इसको। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग पेप्सी की जगह कोको कोला पीना प्रेफर करेंगे, कोको कोला जो मेन गुड है उसकी डिमांड बढ़ गई। और अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो लोग कोको कोला छोड़ के सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज पेप्सी जो है उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये जो है, और इसमें जो है कर्व में शिफ्ट आता है। रिमेंबर दिस, इन दिस देयर इज शिफ्ट इन द कर्व, डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। जबकि जो पहले हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, वहां प्राइस जो है मेन गुड का चेंज होने के साथ साथ कर्व के ऊपर जो डिमांड कर्व है या जो डिमांड का ग्राफ है उसी के ऊपर मूवमेंट आता है। ठीक है, ये याद रखना। नाउ सिमिलर वे इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल एंड कार, तो देखो अगर आप देख रहे हो जनरली कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, राइट, इफ द पेट्रोल इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, तो हम लोग कई बार सोचते नहीं है कि यार गाड़ी खरीदना बहुत महंगा काम है। क्यों गाड़ी खरीदना? कि यार पेट्रोल का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट, दैट बाइंग ए कार इज एन एक्सपेंसिव मैटर बिकॉज पेट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो उस केस में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कार की डिमांड जो है कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर मेन गुड हम बोले कार इज द मेन गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो अगर हम बात करें नो price of just we talk about price of complementary good, right, and demand of मेन गुड, जो मेन गुड हमारा कार है, राइट। तो अगर ये बात करते हैं हम, तो अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इसका अगर प्राइस दैट इज पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मेन गुड की डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर इसका प्राइस डिक्रीज होगा तो मेन गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन है। दिस इज हाउ बेसिकली जो है आपका जो है डिमांड पे इफेक्ट होता है ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विच आर टू रिलेटेड गुड्स, राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे एग्जांपल आप ले लो कोका कोला एंड पेप्सी, ये एग्जांपल ले सकते हैं। देन इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जनरल आप खुद ही सोचो, आपकी अगर इनकम बढ़ेगी, राइट, इफ योर इनकम इंक्रीजेस, तो आप क्या करोगे, आप खर्चा ज्यादा करोगे, ज्यादा कंज्यूम करोगे। कोई गुड जो आपको अच्छा लगता था, आप जो है फास्ट फूड, मान लो बर्गर, जो है आप आपकी इनकम, आप महीने में 2 बार या 3 बार बर्गर खाते हो, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, या पेप्सी जो है महीने में 2-3 बार पीते हो, आपकी इनकम बढ़ गई तो 7-8 बार पियोगे जी, फास्ट फूड की हैबिट ज्यादा लग जाएगी, राइट। तो इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, बट हियर्स द कैच, इट डज नॉट ऑलवेज हैपन। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, जो है ये जो चीज है नॉर्मल गुड्स के केस में होती है, जहां एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब कि अगर इनकम इंक्रीज हुई तो गुड, जो भी कोई एक गुड कंसिडर करें उसकी भी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। दीज आर नॉर्मल गुड, राइट, नॉर्मल गुड जो नॉर्मली आप कंज्यूम करते हो। बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड, राइट। तो इंफीरियर गुड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब इनकम अगर आपकी इंक्रीज हुई तो आप उसकी डिमांड जो है कम कर दोगे और उसकी जगह कोई बेटर जो है गुड उसका खरीदोगे। फॉर इंस्टांस अगर हम एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोर्स सीरियल्स, जो हमने देखा भी है, जो देखते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, मोटा अनाज जो होता है, वो मोटा अनाज कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सस्ता होता है, राइट। और सी टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता, ना उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता। ठीक है, तो इसलिए इंफीरियर क्यों है? क्योंकि उनको चाहिए नहीं बट फिर भी कंज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो कोई पुअर पर्सन है, उसको कहीं से इनकम ज्यादा मिले, तो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू स्विच इट विथ व्हीट, गेहूं वगैरह, जो बेटर अनाज होता है, या कई बार व्हीट की भी क्वालिटी होती है। तो आपने देखा होगा जैसे कई लोग जो है सस्ता व्हीट जो खरीदते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ज्यादा महंगा वाला अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी क्वांटिटी में, जो उनका जो है कंजम्पशन नीड या उनकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो उनको सस्ता मजबूरी में खरीदना पड़ता है। तो ऐसे पर्सन के लिए अगर इनकम बढ़ेगी तो वो लोग जो है जो सस्ती वाली चीज है वो नहीं खरीदेंगे, जो इंफीरियर गुड है वो नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह जो बेटर नॉर्मल गुड है वो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज प्लीज याद रखना।
तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन होता है इंफीरियर गुड्स के केस में, कि इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी जो है डिमांड उस इंफीरियर गुड की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप महंगे गुड्स फिर उतनी क्वांटिटी में नहीं, तो मान लो आपको 10 किलो अनाज चाहिए किसी को अपने खाने के लिए, तो अगर पहले जो भी इनकम थी उसकी, उसमें वो 10 किलो मोटा अनाज ले लेता था और अपना जो खाना है महीने भर का वो कर लेता था, बट उसकी इनकम अब बढ़ गई, तो अब वो 10 किलो मोटे अनाज इतनी बढ़ गई कि अब 10 किलो मोटे अनाज की जगह जो है या 4 किलो मोटा अनाज ले लेगा और 6 किलो जो है अच्छा गेहूं ले लेगा, ठीक है। तो वो ये करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका मोटा अनाज जो 10 किलो पहले खरीदा था वो अब सिर्फ 4 किलो खरीदा, सो ही इज परचेसिंग only 4 kgs of coarse cereal instead of 10 kgs when his income increases, because he can afford better quality of cereal in form of wheat. But say if a person, his income further decreases, right? So or from the second case ki now he is purchasing 4 kgs of coarse cereal, 4 kg जो है मोटा अनाज और जो है अपना 6 केजी वीट खरीद रहा है, अब ऑल ऑफ अ सडन उसकी इनकम कम हो जाती है, तो अब वो सेम अमाउंट ऑफ वीट तो खरीद नहीं सकता, तो वो वीट या तो फिर ऐसा करेगा कि 4 की जगह 2 केजी वीट खरीदेगा और 8 केजी जो है अपना कोर्स सीरियल खरीदेगा, तो वीट जो है आपका जो है 6 केजी से जो है 2 केजी हो गया, तो वीट की डिमांड जो है कम हो गई और कोर्स सीरियल जो है हमारा उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इनकम डिक्रीज होने से वीट की डिमांड कम हो गई, इनकम इंक्रीज होने से वीट की डिमांड इंक्रीज हो गई, विच इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सीरियल, तो नॉर्मल गुड है। और कोर सीरियल इनकम इंक्रीज हुई डिमांड कम हुई, इनकम डिक्रीज हुई डिमांड ज्यादा हुई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कोई भी डाउट हो याद रखो कमेंट सेक्शन है और टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, आप जो है वहां पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। सो दिस इज सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर की इनकम हो गया। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, राइट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। तो कई बार जो है कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसका लाइक पीपल प्रेफर कोक और सम केसेस और पीपल प्रेफर पेप्सी, तो जो लोग पेप्सी प्रेफर करेंगे वो पेप्सी की ज्यादा डिमांड करेंगे, जो कोक प्रेफर करेंगे कोक की ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, राइट। तो सी रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस, तो नॉर्मली कई बार कई चीज क्या होती है कि जैसे अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इस एक्स वाई जेड चीज का प्राइस ज्यादा बढ़ना, जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि पेट्रोल है, अगर पता लग जाता है कि पेट्रोल पे टैक्स लगेगा और इसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा पेट्रोल का, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाड़ी ले जाके कार ले जाते हैं एंड दे गेट फुल टैंक, कि भाई पूरा टैंक भर दो। पहले अगर उनको नहीं पता होता, नॉर्मली मान लो उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ऐसा पता नहीं लगता है, ऐसा सोचते नहीं वो कि प्राइस बढ़ेगा, तो वो क्या है फुल टैंक नहीं, 1000 रुपए 1500 2000 जितना भी उनको भरवाना है, हाफ टैंक, राइट, जितना भरवाना है उतना भरवाएंगे, फुल टैंक नहीं भरवाएंगे, राइट। बट अगर उनको पता लग गया कि भाई फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा 2 महीने बाद, तो वो सोचेंगे कि मैं अभी फुल टैंक करवा लेता, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वाई, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। एंड अदर फैक्टर्स आर डेमोग्राफिक, सो normally it is seen that young population demands more of goods, right, so young population की ज्यादा डिमांड होती है, okay, of particular kinds of goods, so good के नेचर पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्स किसी चीज पे टैक्स ज्यादा कर देगी तो उस चीज की जो है डिमांड जो है कम हो जाएगी, जैसे सिगरेट्स, तो सिगरेट्स को डिस्करेज करने के लिए उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट ताकि वो बहुत महंगा हो, राइट। और कोई चीजें जो मेरिट गुड है जो कंज्यूम करनी चाहिए उन पे जो है गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, उल्टा उन पे सब्सिडी देती ताकि वो ज्यादा कंज्यूम करे, राइट। एंड अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, सो अगर क्रेडिट होगा तो लोग जो है कार लोन लेंगे और कार लोन लेके कार ज्यादा खरीदेंगे, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। so these are other factors, so these are all the factors that impact your demand, ठीक है। now almost all the things we have done, okay, तो एक पीवाईक्यू कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स डू अ पीवाईक्यू फर्स्ट, ओके, फिर कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, ओके। सो विद दिस यहाँ पे हम जो है ये वाला लेक्चर स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर जो सेकंड लेक्चर होगा इसका, उसमें जो बचे हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग इलास्टिसिटी, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम, वो हम वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर पीवाईक्यूज की बात करें, तो देखो ये 2021 में ही क्वेश्चन आया था, तो ये लेटेस्ट है तो यही लिया है, एक और क्वेश्चन पास में आया था, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase, तो मार्केट डिमांड, सी इंडिविजुअल डिमांड
या मार्केट डिमांड। आई होप यू नो, मैंने आपको मार्केट डिमांड शुरू में ही बता दिया, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, राइट? आई होप यू नो, एंड सेम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देम ऑल, ओके? So market demand for a good might increase if price of substitute increases, price of its complement increases, the good is inferior and income of consumer increases, its price falls, ठीक है? और now this is something जो आपको करके बताना चाहिए, so please tell in comments the answer. हमने सब पढ़ लिया है इसके लिए, प्लीज टेल इन कमेंट्स, कमेंट्स में आंसर बताइए, राइट? तो कमेंट्स में प्लीज इसका आंसर जो है बताइए, ओके? तो विद दिस लेट्स स्टॉप हियर। अब जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, सम एक्सेप्शंस, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, राइट? उसके बाद जो है हम जो ऐसे कुछ गुड्स है जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते वो देखेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? और फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है वैसे सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई होता है। और फिर चौथी चीज जो है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है? कि जो इनविजिबल हैंड अगर आपने, या प्राइस मैकेनिज्म की कैसे इट इज बीइंग सेड दैट इन इन यू नो इन मार्केट, ये जो मार्केट मैकेनिज्म्स है लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई के, अगर इनको फ्रीली ऑपरेट करने दिया जाए तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है डिमांड और उसको जो है सप्लाई को मैच कर देते हैं और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे, साथ में फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके? तो प्लीज योर होमवर्क, इसको सॉल्व करिए और कमेंट्स में बताइए मेरे को, टेल मी इन द कमेंट्स दी आंसर, ओके? तो विद दिस लेट्स रैप अप फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अबाउट थिंग्स वी विल कवर।